वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं विशाल कुमार आपके सामने हम हाजिर हैं। और आज हम बात करेंगे एरोबिक रिस्पिरेशन के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे एरोबिक रिस्पिरेशन क्या होती है, साथ ही साथ उसमें कौन कौन से पाथवे होते हैं। उसके बाद हम लोग ग्लाइकोलाइसिस की चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग ईएमपी पाथवे के बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। ओके, तो ये हम देखना चाहेंगे। तो डैट इज़ ग्लाइकोलाइसिस क्या होती है, ये भी हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। ओके, तो इस तरीके से हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। तो हम लोग ग्लाइकोलाइसिस को पूरी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। 10 एंजाइम कौन कौन से होते हैं, पूरे 10 स्टेप्स हम लोग देखेंगे, पूरी अच्छी तरीके से कवर करेंगे। किस तरीके से स्टेप बाय आपको डैट इज़ वन स्टेप से दूसरे स्टेप में कैसे आपको चेंज होता है। देखेंगे कि कितने फेज इसमें होते हैं, प्रिपरेटरी फेज होते हैं, पे ऑफ फेज होते हैं, दोनों देखेंगे। आप प्रिपरेटरी फेज में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, है ना। डैट इज़ रिएक्शंस जो होती है, चेंजिंग रिएक्शंस जो होती है, जो देखेंगे। एनर्जी स्पेंडिंग फेज क्या है, क्लीवेज फेज क्या है, और कंजर्वेटिव फेज क्या है। ओके, यानी कि फी ऑफ फेज क्या है। तो ये हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। बहुत सारे रिएक्शंस हम लोग देखेंगे प्रिपरेटरी में, पे ऑफ फेज में। ओके, तो जो अच्छी तरीके से नहीं जानते होंगे, इसमें आप अगर पूरी वीडियो देखेंगे तो पूरी अच्छी तरीके से आपका कवर हो जाएगा। ओके, और हम लोग लास्ट में देखेंगे जब हो जाएगी तो ग्लाइकोलाइसिस में कितने एटीपी बनते हैं, ये हम लोग देखेंगे। नेट ग्लाइकोलाइसिस में पूरे कितने एटीपी, कितने आपको डेट इज आपको NADS बनते हैं। ठीक है, तो ये भी हम लोग देखेंगे। रिड्यूसिंग पावर जो होते हैं डेट इज़ कितने बनते हैं। उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे, डेट इज़ एडवांस की ओर बढ़ेंगे। तो ग्लाइकोलाइसिस को एक नज़र से देखेंगे, जिसमें हम लोग डेट इज़ मॉलिक्यूलर फॉर्म में बढ़ेंगे, जिसमें एनर्जी इन्वेस्टमेंट कहाँ पर होती है, डेट इज़ एनर्जी जनरेशन कहाँ पर होती है ना। डेट इज़ ये सब हम लोग देखेंगे। और देखो क्या क्या मैं इसमें बताने वाला हूँ, जो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे देखिए, अलग अलग डायग्राम से हम लोग बताएंगे, काफ़ी इजी हो जाए आपके लिए। डेट इज प्रिपरेटरी फेज, पे ऑफ फेज, जितने भी हैं आपको डेट इज़ केमिकल्स के फॉर्म में, डेट इज़ रिएक्शंस जो है इसके बारे में भी बात करेंगे। डेट इज़ उसके बाद हम लोग देखेंगे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग किस तरीके से ग्लाइकोलाइसिस को लिख सकते हैं। डेट इज़ एक्टिवेशन और इनहिबिशन, डेट इज़ ये स्टेज भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इतनी हम लोग चर्चा करेंगे इस कंटेंट में। तो जो हमारे जो न्यू है, जो न्यू देख रहे हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं हमारे वीडियो को, तो सब्सक्राइब करना नहीं भूले, है ना। सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना, तब आप हमारे नए नए वीडियोज़ देख सकते हैं अच्छे अच्छे, है ना। अब हम लोग जानेंगे, ये जो वीडियो है आपका नीट मेडिकल, आपका CSIR नेट लाइफ साइंस, ये सब के लिए काफ़ी बेहतर है, होने वाली है। चलिए हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग कंटेंट पे आते हैं और हम लोग बढ़ते हैं कि एरोबिक रिस्पिरेशंस क्या है। सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो रिस्पिरेशंस दो प्रकार की होती है, एक एरोबिक और एक एनारोबिक होती है। आप लोग बेहतरीन तरीके से जानते हो। एरोबिक में क्या होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, जिसमें CO2 बनते हैं, है ना। और एक एनारोबिक होती है जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं होता, तब भी उसमें CO2 बनती है। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो डैट इज़ वो एनारोबिक रिस्पिरेशंस होती है। लेकिन यहाँ पर जो हमारी बात अभी है, ये एरोबिक नहीं है, जबकि एरोबिक रिस्पिरेशंस के बारे में पढ़नी है। एरोब मीन्स होता ही है ऑक्सीजन होता है, तो यानी कि इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तभी आप कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे। ओके, तो डैट इज एरोबिक रिस्पिरेशन जो होती है, अनेक प्रकार के इंजाइम इसमें आपको वर्क करती है, जिसके कारण क्या होती है, एनर्जी आपको डैट इज़ रिलीज होती है। तो ये बेहतरीन तरीके से यहाँ पर दिया गया है, डैट इज़, है ना। ये आपको स्टेप बाय प्रोसेस होता है। अगर देखते हैं तो इसमें ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि डैट इज़ कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। कोई भी फूड होते हैं ऑर्गेनिक होते हैं, यानी कि जिसमें कार्बन हाइड्रोजन्स होते हैं, और वो इंटरचेंज किसमें होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में इंटरचेंज होते हैं, बदलते हैं, और वाटर के साथ। ओके, तो डैट इज़ लास्ट में ये ऐसा कब होता है, जैसे कि वाटर निकलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना। तो ये ऑक्सीजन के साथ एक्ट करके जो लास्ट में आपको, अगर ऑक्सीजन वर्क करेगा तो टर्मिनल ऑक्सीडेशन कहेंगे, जेट। ओके, तो अब हम लोग आगे बात करते हैं, जैसे कि एरोबिक रिस्पिरेशंस भी है, तो इसमें दो मेथड के द्वारा होता है। ओके, जैसे कि एक जो होते हैं इसमें कॉमन पाथवे होते हैं,
तो इसमें एक कॉमन का पाथवे होगा, एक पेंटोज फॉस्फेट पाथवे होता है। ओके, तो जिसे ट्रिपल पी भी आप कहते हो, देखो आगे दिया ही होगा, है ना, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। तो डेट इज 2 पाथवे है। क्लियर? तो इसमें हम लोग देख रहे हैं हाउ मेनी पाथवे, डेट इज 2 पाथवे। तो डेट इज एक आपका कॉमन पाथवे और एक आपका पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। अब हम लोग को बात करनी है कि ये आपका कॉमन पाथवे क्या होता है, डेट इज कॉमन पाथवे है क्या। तो कॉमन पाथवे जो होती है एरोबिक में भी होती है, एनारोबिक में भी, दोनों में होती है, और यानी कि दोनों में होती है ये पाथवे, इसीलिए एक कॉमन पाथवे कही जाती है। और जानते हो कि एरोबिक में भी ग्लाइकोलाइसिस होती है एनारोबिक से। जैसे कि एरोबिक अगर एक्सेस होगा तो उसमें तो ग्लाइकोलाइसिस से ही आगे जा कर के लिंक रिएक्शन, उसके बाद जैसे आपको क्रेब्स साइकिल, उसके बाद ईटीएस में आपको पहुँचती है। तो जैसी एक चैन जो है आपको, जो अगर देखेंगे डैट इज़ स्टेप बाय स्टेप, तो ग्लाइकोलाइसिस होता ही है। तो इसमें डैट इज़ हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ग्लाइकोलाइसिस कॉमन है। कॉमन मतलब कि दोनों में होगा, एरोबिक में भी होगा, एनारोबिक, दोनों मोड में होते हैं। ओके, तो डैट इज़ हम लोग कॉमन पाथवे में अगर देखेंगे तो कॉमन पाथवे में डैट इज़ एरोबिक रेस्पिरेशंस में तो आपको क्या क्या होती है तो यहाँ पर देखनी है। तो देखा जाए तो आप देखो ग्लाइकोलाइसिस है, क्रेब्स साइकिल, और आपको टर्मिनल ऑक्सीडेशन है। तो डैट इज़ ये 3 प्रकार के आपको क्या होते हैं यहाँ पर कॉमन पाथवे में प्रोसेस होती है, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और टर्मिनल ऑक्सीडेशन। ओके, तो एक और होती है पेंटोज फॉस्फेट पाथवे होती है, वो काफ़ी अच्छी है, वो कम पढ़नी पड़ती है लेकिन लाइफ साइंस में पढ़नी पड़ती है, और हम आगे डिस्कस करेंगे। पेंटोज फॉस्फेट पाथवे है ना, उसमें भी एनर्जी, हाई एनर्जी आपको बनती है। चलिए हम लोग बात करते हैं, लेट्स यहाँ पर डिस्कस करते हैं, टॉपिक से चेंज नहीं होनी है, तो काफ़ी टाइम बीत जाएगी, काफ़ी लंबी वीडियोज़ हो जाएगी, है ना। तो आगे की ओर बढ़ते हैं, और सबसे पहले हम लोग प्रथम जो है डैट इज़ कॉमन पाथवे का, जैसे कि उसमें कौन कौन से स्टेप होते हैं, स्टेप वाइज जो होते हैं, तो ग्लाइकोलाइसिस के बारे में हम लोग सर्वप्रथम इसमें बात करेंगे। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस के बारे में हम लोग सर्वप्रथम बात करते हैं। ग्लाइको मीन्स क्या होता है, ग्लाइको मीन्स शुगर होता है, ग्लाइकोस मीन्स शुगर होता है, लाइसिस मीन्स टूटना होता है, स्प्लिटिंग होता है ना। तो डेट इज़ यानी कि इसमें क्या किया जाएगा, शुगर को तोड़ा जाएगा। ओके, तो शुगर को तोड़ा जाएगा, शुगर को तोड़ करके आपको सिंपल फॉर्म में आपको चेंज की जाएगी, इंटरचेंज की जाएगी। स्प्लिट होगा तो टूटेगा तो छोटा ही चीज़ बनेगा, कम्प्लेक्स से आपको क्या बनेंगे, सिंपल बनेंगे। और आप लोग जानते हो कि रिस्पिरेशन जो है कैटाबॉलिक प्रोसेस है, कैटाबॉलिक मेटाबॉलिज्म है। ओके, आप लोग जानते हो। ग्लाइकोलाइसिस को दूसरा नाम है क्या, ईएमपी पाथवे भी इसे कहा जाता है। ईएमपी क्यों कहा जाता है, क्योंकि ई मीन्स होता ही है आपको इम्बेडेन, इम्बेडेन होता है, क्या होता है, इम्बेडेन। इम्बेडेन एक साइंटिस्ट का नाम था, और एम फोर मेयर हॉफ होता है उस तरीके से, और पी फोर होता है पारनास होता है। ये 3 साइंटिस्ट थे। ओके, इम्बेडेन और इम्बेडेन, मेयर हॉफ, ओके, और पारनास, 3 साइंटिस्ट थे, काफ़ी अच्छे साइंटिस्ट थे, है ना। तो ये तीनों साइंटिस्ट थे, इन्होंने ही, ये जर्मनी के रहने वाले थे, इन्होंने ही डिस्कवरी की थी इस स्टेप्स के बारे में, इस एरोबिक रेस्पिरेशंस का जो फर्स्ट स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस से, इसके बारे में इन्होंने ही चर्चा किए थे, है ना। तो इनका पूरा नाम था, इमडेन जी का गस्टव आपको इमडेन था, है ना, और मेयरहॉफ का ऑटो मेयरहॉफ, और जे पार्नेस, ये आपको बात है 1930 की। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है। ग्लाइकोलाइसिस में क्या पूरे के पूरे जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस में क्या शुगर पूरी तरीके से, अच्छे तरीके से टूट जाती है, तो नहीं। ग्लाइकोलाइसिस जो है पार्शियल ऑक्सीडेशन है, जिसमें क्या होता है, ग्लूकोज ग्लूकोज आप जानते हो 6 कार्बन का होता है, इसलिए इसे हेक्सोज शुगर भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये 2 मॉलिक्यूल जो है पायरुविक एसिड जो है आपको बनाता है ग्लाइकोलाइसिस के दौरान है, इसीलिए हम लोग इसे पार्शियल ऑक्सीडेशन कहा जाता है। इसमें पार्शियल ऑक्सीडेशन ग्लूकोज का क्या होता है, इसमें पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है, पूरी तरीके से तोड़ नहीं देता, पूरी तरीके से एकदम एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर देता है, एकदम एटीपी में इंटरचेंज नहीं होता। इसलिए स्टेप बाय स्टेप आपको 3 चरण आपको इस जो है कॉमन पाथवे में हम लोग को देखने को मिलती है, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और टर्मिनल
ऑक्सीडेशन, तब जाकर के 36 से 38 ATP, 36 to 38 ATP आपको बनते हैं। ओके, चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। नेक्स्ट में हम लोग डैट इज़ अब हम लोग ग्लाइकोलाइसिस में और देखनी है कि इसमें क्या होती है कि 10 एंजाइम होते हैं। 10 एंजाइम वर्क करते हैं, यानी कि ग्लूकोज से पायरुविक एसिड तक बनने में। ग्लूकोज से पायरुविक एसिड आप जानते हो, ग्लूकोज देखो, जैसे कि आप स्टेप में देखो, यहाँ पर देखने की कोशिश करो, देखो ग्लूकोज यहाँ पर है ना। तो ग्लूकोज और ग्लूकोज से बनना क्या है, पायरुविक एसिड बनना है। दैट इज ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनेगा। तो ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनने में आपको कितने एंजाइम, 10 एंजाइम जरूरत, यानी कि 10 एंजाइम वर्क करते हैं और 10 स्टेप प्रोसेस भी होती है ना। तो 10 स्टेप के पास 10 आपको दैट इज 10 तरीके के आपको एंजाइम होते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अच्छी तरीके से हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ऊपर की ओर ही देख लिया जाए, है ना। ये जो है कंटेंट जो है मैंने जो लिया है ट्रूमेंस बुक से लिया है। ट्रूमेंस काफ़ी अच्छी बुक होती है ना। ट्रूमेंस मैंने बुक से लिया है और साथ ही लाइफ साइंस प्रणब कुमार लिखते हैं, एक बुक से लिया गया है आगे का जो कंटेंट है। ओके, तो उसमें बायो एनर्जेटिक्स और मेटाबॉलिज्म जो आपका चैप्टर्स उसके थ्रू लिया गया। तो जैसे अब आगे की ओर बढ़ते हैं, तो डेट इज इसमें जो है 10 एंजाइम मीडिएटेड होते हैं, यानी कि ये रिएक्शंस जो है आपको डेट इज स्टेप बाय स्टेप चलती है ना, जिसमें 10 तरीके के आपको एंजाइम जो है आपको मीडिएटर के जैसा भूमिका निभाते हैं। मीडिएटर समझते हो, जैसे कि कोई भी चीज़ है कॉम्प्लेक्स है तो उसको सिंपल करने में अहम रोल निभाते हैं। एक तरीके से कहो कि कैटलाइज भी करते हैं, है ना। अब इसमें है कि इसमें जो एनर्जी निकलती है ATP निकलती है, और जो रिड्यूसिंग पावर है आपको NADH2 डैट इज रिड्यूसिंग पावर्स कहेंगे, जो ऑक्सीडेशन के दौरान आपको परफॉर्म होती है। ओके, अब जो है ये ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होती कहाँ है, तो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस जो है आपको साइटोसॉल में होती है। साइटोसॉल कहो या तो साइटोप्लाज्म कहो, है ना, डैट इज वहाँ पर प्रोसेस ये होती है ना। अब देखना है कि ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस है ना, ये ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस है आपको एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशंस दोनों में आपको देखा जाएगा, यानी कि इसीलिए ये कॉमन कही जाती है। ये आपको दिया हुआ ग्लाइकोलाइसिस जो है कॉमन है आपको एरोबिक में भी और एनारोबिक दोनों मोड ऑफ रेस्पिरेशंस में। तो इसमें क्या होता है, एरोबिक में भी आपको क्या होता है, ग्लूकोज जो है आपको टूटता है, और ग्लूकोज टूटता है रेस्पिरेशंस के दौरान, है ना। और एनारोबिक में भी वही स्टेप होता है, ओनली स्टेप इन ग्लूकोज ब्रेकडाउन इन एनारोबिक रेस्पिरेशन, है ना। तो इस तरीके से हम लोग जो देख रहे हैं ये हम लोग डैट इज एरोबिक और एनारोबिक दोनों में यही प्रोसेस होती है। अब जो ग्लाइकोलाइसिस जो है, अब फेज की बात करते हैं। फेज मतलब कितने चरण में होते हैं, तो 2 फेज में होते हैं ग्लाइकोलाइसिस पर होता है ना। तो ग्लाइकोलाइसिस की अगर बात करते हैं तो ग्लाइकोलाइसिस कितने होते हैं आपको, डैट इज फेज में, तो 2 फेज में। एक प्रिपरेटरी फेज, प्रिपरेटरी फेज में क्या होगा कि एनर्जी लॉस होता है ना, एनर्जी कंजर्व नहीं होता है, एनर्जी लॉस होता है। यानी कि आप जाओ खाना बनाने के लिए, तो आपको क्या पहले से एनर्जी आपके शरीर में रहेगा तब ना खाना बनाओगे, इसीलिए आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और उस एनर्जी जो आप झोंकते हो खाना बनाने में और तब जाकर के खाना बनती है, तब खाना वो खाते हो तो आपको एनर्जी मिलती है। यानी यही समझो कि खाना बनाने के समय क्या हुआ, प्रिपरेटरी फेज हुआ, और खाना बनाने के बाद जो हमने खाया जो एनर्जी मिला दैट इज पे ऑफ फेज कहलाया। तो प्रिपरेटरी फेज के दौरान आपको ग्लूकोज जो है आपको इंटरचेंज जो होगा गैप में बदल जाएगा। गैप आपको हम लोग कहते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को गैप कहा जाता है। वेरी सिंपल तरीका जानो, दैट इज गैप ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक है। इसे 3 फॉस्फोग्लिसरेट भी कर सकते हो, है ना। और पे ऑफ फेज में क्या होता है, ये आपको पायरुवेट तक जब 3GP और ढाप जो है DHAP, है ना, तो डैट इज़ वो पायरुवेट में आपको बदल जाते हैं, यानी कि पायरुविक एसिड में बदल जाते हैं, और साथ ही साथ क्या होते हैं, जिसके कारण आपको एनर्जी बनते हैं। और एनर्जी के रूप में क्या बनते हैं, रिड्यूसिंग पावर, और एनर्जी के रूप में ATP बनते हैं। ओके, तो डैट इज़ ये जो है ग्लाइकोलाइसिस में प्रोसेस में ये होती है। अब आपको मैं दिखा दूं कि ग्लाइकोलाइसिस पूरा कहाँ से कहाँ तक होती है। तो देखो ग्लाइकोलाइसिस जो है आपको ये है,
तो डेट इज़ ग्लाइकोलाइसिस में आपको ग्लूकोज यहाँ पर है, आपको दिया हुआ है, डेट इज़ ग्लूकोज है, और ग्लूकोज से देखो पायरुवेट बना यहाँ पर, है ना। तो ये जो यहाँ तक जो ये स्टेप है, ये यहाँ पर 10 स्टेप्स हैं। यहाँ से यहाँ तक कितने स्टेप्स दिखाया हुआ है? 10 स्टेप्स दिखाया हुआ है। और 10 तरीके के ये जो है आपको डेट इज़ ये 10 तरीके के आपको यहाँ पर क्या है, अलग अलग प्रकार के क्या है, डेट इज़ एंजाइम है ना, जो मीडिएट कर रहे हैं, है ना, तोड़ने में ग्लूकोज को आपको पायरुवेट बनाने में पूरी तरीके से। तब आपको जब ग्लूकोज से पायरुवेट बन जाएगी तो आपको ग्लाइकोलाइसिस कहा जाएगा, यानी कि एक ग्लाइकोलाइसिस हो गया। ओके, यानी कि ग्लूकोज से पायरुवेट बन गया। अगर देखो जैसे कि सुक्रोज टूटता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में, तो ग्लूकोज इस तरीके से चलन चलती है। अगर आपको कहेगा कि फ्रुक्टोज कैसे टूटेगा, तो ग्लूकोज की जगह पर सीधे रख दो, फ्रुक्टोज रख दो, और फ्रुक्टोज भी आपको को टूटेगा इसी तरीके से टूटते चला जाएगा। ओके, वेरी सिंपल तरीका है, ये नहीं समझना है ना, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड अपने दिमाग में नहीं लानी है। चलिए हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं फेज़ को। तो ये 10 स्टेप्स होती कैसे हैं, 10 स्टेप्स वर्क कैसे करती है। अब देखो सबसे पहला स्टेप्स है कि ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है। ग्लूकोज जैसे, अब सबसे पहले एक मैं बात बता दूं, तो प्रिपरेटरी फेज़ और पे ऑफ फेज़ कहाँ तक है। तो प्रिपरेटरी जो फेज़ है, मैं बताने की कोशिश करूं, तो प्रिपरेटरी फेज़ जो है यहाँ तक डेट इज़ प्रिपरेटरी फेज़ है। ओके, और इसके नीचे जितने भी हैं डेट इज़ ये जो है डेट इज़ इसके नीचे जितने भी है आपको डेट इज़ डाईहाइड्रोक्सी से ये ढाप से लेकर के आपको GAP से, है ना, पायरुवेट तक जब तक नहीं बन जाएंगे वो पे ऑफ फेज़ कहलाएंगे। यानी कि यहाँ से नीचे पे ऑफ फेज़ और यहाँ से ऊपर प्रिपरेटरी फेज़। वेरी सिंपल। तो चलो अब हम लोग आगे की ओर देखते हैं। सबसे पहले, है ना, तो सबसे पहले जो मैंने आपको राइट किया है, ब्लैक से मार्क किया, उसको हटा देता हूँ। चलो स्लोली मैं बताता हूँ ताकि अच्छी तरीके से समझ सको। तो सबसे पहले क्या होता है, ग्लूकोज जो है इंटरचेंज होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। तो यहाँ पर जो एंजाइम मीडिएटर का जो आता है, यहाँ पर एंजाइम हेक्सोकाइनेज आता है, क्योंकि ग्लूकोज जो है आपको 6 है, आपको कार्बन का है, इसीलिए ग्लूकोकाइनेज आएगा या तो हेक्सोकाइनेज आएगा। और यहाँ पर क्या होता है, एनर्जी का ज़रूरत पड़ता है, तो एनर्जी स्टोरिंग के रूप में आप जानते हैं कि ATP हमारे शरीर में बना हुआ था, वही ATP क्या कर लेगा, जिसके कारण एक फॉस्फेट आपको एनर्जी के रूप में लगेगा और ADP आपको निकल जाएगा, है ना। और मैग्नीशियम आयन आपको डेट इज़ यहाँ पर आपको डेट इज़ जिस तरीके से हेक्सोकाइनेज वर्क किया, उसी तरीके से मैग्नीशियम के प्रेजेंस में आपको ग्लूकोज जो है किस में इंटरचेंज होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में इंटरचेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से पहला रिएक्शन क्या होता है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनना होता है प्रिपरेटरी फेज का। तो ये मैंने पहला स्टेप बताया। अब दूसरा स्टेप में क्या है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से, तो मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, है ना, तो दूसरा कलर ग्रीन ले लेता हूँ। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या होगा, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनेगा। ये कौन सा एंजाइम, तो देखो वेरी सिंपल है। जैसे कि मैंने इसमें एंजाइम का नाम लोगों को ध्यान में रखने के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है। तो देखो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनेगा। तो देखो यहाँ पे 6 फॉस्फेट है, यहाँ पे 6 फॉस्फेट है, यानी कि यहाँ आइसोमेराइजेशन होगा। तो आप पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, आइसो मतलब एकदम सेम रहेगा। तो ये भी सिर्फ क्या अंतर है कि ग्लूकोज से फ्रुक्टोज में इंटरचेंज हो रहा है। अब देखो यहाँ दोनों फॉस्फेट है लास्ट में, तो फॉस्फो से स्टार्ट करो, और दोनों 6 कार्बन का है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, इसीलिए फॉस्फो हेक्सोज आइसोमेरेज के नाम से इस एंजाइम को जाना गया। ओके, और ये जो आपका जो कहला जाएगा डेट इज, ये कौन सा स्टेप कहलाएगा, वेरी सिंपल, ये इस स्टेप जो है दूसरा स्टेप कहलाएगा। ओके, तो ये दूसरा स्टेप हुआ ग्लाइकोलाइसिस का। और उसी तरीके से मैग्नीशियम के प्रेजेंस में डेट इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आपको इंटरचेंज हो गया किसमें, वेरी सिंपल तरीका से आपको फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। ओके, तो इस तरीके से आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। उसके बाद जो है थर्ड स्टेप में क्या होगा, ये यहाँ पर थर्ड स्टेप में क्या होगा देखनी है। तो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जब फिर से ATP यहाँ पर आपको क्या होगा, ATP खर्च होगा, कंज्यूम होगा, है ना। जिस तरीके से ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनने में वहाँ पर कंज्यूम हो रही थी, तो यहाँ पर भी ATP लगेगा। तो एक जो है आपको फॉस्फेट और मैग्नीशियम के प्रेजेंस में फॉस्फोफ्रुक्टोज काइनेज किस में इंटरचेंज कर देगा, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को, ये आपको फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को डेट इज किस में इंटरचेंज कर देगा, डेट इज फ्रुक्टोज 1,6
बिस फॉस्फेट में आपको इंटरचेंज कर देगा। तो इस तरीके से फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट आपको किस में इंटरचेंज हो जाएगा, दैट इज फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में आपको इंटरचेंज हो जाएगा। तो दैट इज ये हमने देखा है ना। अब हम लोग आगे की बात करते हैं। अब जो है चौथा स्टेप क्या है, चौथा स्टेप भी देखो। तो ये दैट इज आपका क्या है, चौथा स्टेप है। तो पहले मैं इसको हटा देता हूँ। अब जो है चौथा स्टेप क्या है, तो ये चौथा स्टेप हुआ, ये चौथा स्टेप हुआ जहाँ पर अल्डोज वर्क कर रहा है। तो जो आपको फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट है, यानी कि 2 फॉस्फेट आया हुआ है, अब उस मॉलिक्यूल को किस में इंटरचेंज कर देगा, आपको या तो इसमें बदल देगा, ये गैप में बदल देगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में बदल देगा, या तो ढाप में बदल देगा, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में बदल देगा। इसे शॉर्ट में क्या कहते हैं, GAP भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, GAP भी कहा जाता है। ओके, तो दैट इज वेरी सिंपल है। क्या कहा जाता है आपको, GAP भी कहा जाता है। तो GAP भी कहा जाता है। उसी तरीके से इसे क्या कहा जाता है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को इसे ढाप कहा जाता है, DHAP, ढाप, जिसका फुल फॉर्म होता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन 3 फॉस्फेट। ओके, तो इस तरीके से अब है कि GAP का दूसरा नाम क्या होता है, तो उसे PGAL भी कहा जाता है ना। कितना लग रहा है कि पागल है, पागल भी हम लोग कह सकते हैं। तो PGAL बोलनी है ना। तो अब देखो, अगर GAP और ढाप जो है आपस में इंटरचेंज होगा, तो वहाँ पर जो है आपको ये पाँचवा आ जाएगा, पाँचवा स्टेप आ जाएगा। लेकिन जो पाँचवा स्टेप आएगा आपको, तो डैट इज ये एक दूसरे में इंटरचेंज होगा। गैप जो है ढाप में इंटरचेंज होगा, या तो ढाप जो है गैप में इंटरचेंज होगा, है ना। तो यहाँ तक जो है आपका गैप और ढाप के पहले तक जो प्रोसेस है, ये आपको प्रिपरेटरी फेज कहलाएगा। ओके, तो ये मैंने जितना भी वर्क आपको बताया, डैट इज ये प्रिपरेटरी फेज था। जो जैसे कि ये जो ढाप बना और गैप जो बना, ये फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट के कारण बना, है ना। फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट से बना। ओके, और कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में बना, डेट इज अल्डोलेज के प्रेजेंस में बना, है ना। अल्डोलेज के कारण इंटरचेंज हुआ। और एक बात और है, ग्लूकोज यहाँ से यहाँ तक जितने भी आप देख रहे हो, ये आपको जितने भी हैं, ग्लूकोज है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हुआ, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट हुआ, या तो फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट हुआ, ये कितने कार्बन के हैं, 6 कार्बन के हैं, हमेशा ध्यान देना। अब ये जो फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट है, जो आपका इंटरचेंज हुआ गैप में और ये ढाप में, ये आपको दोनों जो है 3-3 कार्बन का है। ये भी 3 कार्बन का है बाबू, और ये भी आपका कितना कार्बन का है, 3 कार्बन का। ढाप भी कितना कार्बन का है, 3 कार्बन का। ओके, तो यहाँ तक जो देखे आपको मैंने 5 स्टेप बताया। कितने स्टेप मैंने बताया आपको, 5 स्टेप मैंने आपको बातें की। अब देखो 5 स्टेप इसके नीचे पी ऑफ फेज में भी हम लोग देखेंगे। ओके, तो आगे की और हम बात करते हैं पे ऑफ फेज। तो चलो आगे बढ़ते हैं पे ऑफ फेज कि हम लोग पे ऑफ फेज हम लोग देखते हैं। तो चलो पे ऑफ फेज देखो कितनी वेरी सिंपल है, बहुत सिंपल है, हार्ड नहीं लगेगा, है ना। तो इसके पहले मैंने प्रिपरेटरी फेज में हम लोग देख रहे थे कि वहाँ पर एनर्जी काफ़ी कंज्यूम हो रही है ना। एनर्जी काफ़ी खर्च हो रही है, एनर्जी स्पेंड हो रही है ना। तो कितना एनर्जी स्पेंड हुआ, हमेशा ध्यान देना है, 2 ATP स्पेंड हुआ। ओके, एक आपको फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनने में, एक सबसे पहला आपको ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनने में। ओके, तो एक ATP आपको खत्म हुआ, यानी कि 2 ATP खत्म हो गया सबसे पहले। एनर्जी बना भी नहीं, एनर्जी बनने के पहले ही 2 ATP आपको खा लिया। कितना अच्छा है, एक तरीके से समझो कि, है ना, हालत पंक्चर कर दिया। चलो ये क्या हो गया, चलो यहाँ पर देखा जाए तो देखो, अब GAP रहे, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट हो, या तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन 3 फॉस्फेट हो, है ना।
दोनों से ही, अब इससे ये चेंज करो या तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट से ही आपको 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट बनाओ। 1,3-bis फॉस्फेट ग्लिसरेट को हम लोग जानते हो शॉर्ट में क्या कहते हैं, BPGA के भी नाम से जानते हैं, हमेशा ध्यान दे दो, है ना, हमेशा याद रखना क्या कहते हैं, BPGA के नाम से जानते हैं, यानी कि 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट के भी नाम से जानते हैं, है ना। या आप लोग का जो भी कर सकते हो, 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड भी कर सकते हो, है ना, कहने वाले कहते हैं। तो ये जो है आपको दोनों से चेंज हो सकता है, इससे भी चेंज हो सकता है या तो इससे भी चेंज कर सकते हो। तो देखो सबसे पहले हम लोग इससे चेंज करते हैं, गैप से दिखाया हुआ है। तो देखो यहाँ पर दोनों से चेंज होगा तो दो BPGA बनेगा, तो इसीलिए 2 इंटू यहाँ पर कर दिया है ना। तो बार बार इसीलिए बार बार जो है ये दो से, जब ये दोनों से 2 बन जाएगा तो सोचो कि ये भी 2 बना हुआ है तो आगे भी तो 2 बनेगा ना। इसी तरीके से यहाँ पर 2 से मल्टीप्लिकेशन किया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैथमेटिकली आपको जब गलती समझ में आ जाएगी तो बहुत गलत हो जाएगा। ओके, तो हमें ध्यान देने वाली बात है, आपको ध्यान देनी है ना। तो इस तरीके से हमने जाना ये क्या है, डेट इज बी। अब देखो कि 5 स्टेप मैंने देख लिया था, ये जो है आपका डेट इज 6ठा स्टेप है, क्या है, डेट इज ये 6th स्टेप है। तो 6th स्टेप में क्या होगा, गैप या तो ढाप जो है आपको किस में इंटरचेंज होगा, BPGA में इंटरचेंज होगा, यानी कि 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट में आपको इंटरचेंज होगा। यहाँ पर जो इंजाइम वर्क करेंगे आपको क्या होगा, दैट इज ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज होगा। डिहाइड्रोजिनेज का मतलब DE का मतलब जानते ही हो कि हटना होता है ना। आपको जो है हाइड्रोजन जो है आपको हटेगा, है ना। आपको किसके दैट इज, अब देखो यहाँ पर रिड्यूसिंग पावर बनते हैं, यहीं पर देखो एक रिड्यूसिंग पावर बनते हैं, गैप से BPGA या बनाओ या तो ढाप से बनाओ, यहाँ पर आपको क्या बनते हैं, रिड्यूसिंग पावर बनते हैं। और ये जो है एक NaDH2 आपको मैं आगे बताऊंगा या आगे पढ़नी है। एक NaDH2 जब आपको ETS में पढ़नी है, ये NaDH2 जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होती है ना, तो ये एक NaDH2 कितना ATP बनाता है, 3 ATP बनाता है। कितना ATP बनाता है, 3 ATP बनाता है ना। तो हमने बताया इस तरीके से एक यहाँ पर NaDH2 दैट इज आपको बन जाएगा, है ना। हाइड्रोजन आएगा यहाँ पर जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा और यहाँ पर NaDH2 बन जाएगा, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर आपको ऑक्सीडेशन हो रहा है। ओके, तो डैट इज यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। NaD से NaDH2 जब भी बनेगा तो समझना कि आपको ऑक्सीडेशन हो रहा है। और अच्छी तरीके से जानना है तो केमिस्ट्री में पढ़नी है कि आपको डैट इज़ ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। वहाँ पर जब आप केमिस्ट्री आपका अच्छा होगा तो और ये बेहतर होगा, है ना। तो इसके पहले जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पर भी समझानी है ना। तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन का लेस होता है ना, और हाइड्रोजन जब एक्सेप्ट करते हैं तब ऑक्सीडेशन मानी जाती है ना। अब देखो यहाँ पर है आगे की, और मैं बताता हूँ कि अब जो है ये क्या हो रहा है। चलो, तो ये मैंने आपको 6ठा स्टेप बताया। अब जो है 7वां स्टेप ये है। तो ये आपको 2 मॉलिक्यूल आपको क्या बन गया, BPGA बन गया। अब 2 मॉलिक्यूल BPGA से क्या बन जाएगा, आपको PGA बन जाएगा। और कौन PGA बनेगा, 3 कार्बन का पर फॉस्फोरस रहेगा वो PGA बनेगा, है ना। इसीलिए इसे क्या कहेंगे, 3PGA के नाम से जानेंगे। और 3PGA से क्या बनेगा, आगे स्टेप में 2PGA बनेगा। 2PGA से क्या बनेगा, आपको पेप बनेगा। क्या बनेगा, पेप। और पेप से तब जाकर के आपको क्या बनेगा, पायरुविक एसिड बनेगा। तो चलो मैं तो इतना डिस्कस कर दिया। तो चलो हम लोग तो अभी बात करनी है BPGA से 3PGA
आपको बनानी है ना। चलिए, तो यहाँ पर BPJ ये रहा आपका, और ये रहा आपका 3PJ। अब जो है यहाँ पर क्या होता है कि एक ATP बनता है ना, ADP आएगा, और एक जो है फास्फोरस जो इसमें है 1,3 है ना, तो ये 1 के पास जो फास्फेट है ना वो हट करके आपको क्या हो जाएगा, ADP और IP इनऑर्गेनिक फास्फेट आपको जुड़ेगा और क्या बना देगा, ATP बना देगा। और कौन सी एंजाइम के प्रेजेंट में, तो ये आपको फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। तो देखो कौन सा मॉलिक्यूल से बन रहा है, तो यहाँ देखो 20 फॉस्फोग्लिसरेट है, इसीलिए यहाँ पर 20 के बाद जितना भी है फॉस्फोग्लिसरेट यहाँ पर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इसीलिए काइनेज जो एंजाइम है आपको तोड़ने में वर्क करता है। ओके, और यहाँ पर मैग्नीशियम के प्रेजेंस में होता है। यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस में बहुत सारे प्रोसेस जो होते हैं मैग्नीशियम के प्रेजेंस में, आपको पोटासियम के प्रेजेंस में, ये सब एक्ट होते हैं। ओके, लगभग 6 जगह ऐसा प्रोसेस होता है। अब जो है 3PJ से आपको क्या होगा, आपको 2PJ बनेगा। तो 2PJ बनेगा तो यहाँ पर ये 8वां स्टेप होगा। ओके, तो यहाँ पर जो हम लोग जो देख रहे हैं, अब ये जो है डेट इज़ यहाँ पर ये 8वां स्टेप है। क्या है, डेट इज़ 8वां स्टेप है। तो ये 3PJ से आपको 2PJ बनेगा। तो ये आपका क्या है, डेट इज़ 2PJ है। तो 2 मॉलिक्यूल 3PJ आपको आप क्या बनेगा, 8वां स्टेप में आपको 2PJ बन जाएगा। ओके, कौन से, यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ बदल जाएगा, यानी कि 3PJ 2PJ का जगह ले लेगा, यानी कि जो 3 कार्बन पर होगा वो दूसरा कार्बन पे फॉस्फेट आ जाएगा। ओके, इसीलिए म्यूटेज आपको एंजाइम आएगा, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज एंजाइम आएगी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ये 8वां स्टेप हुआ। अब 9वां स्टेप में हम लोग देखो, जो 9वां स्टेप है, 9th स्टेप में क्या होता है। तो 9th स्टेप में क्या होता है, ये आपको 9वां स्टेप हुआ, 9वीं स्टेप हुई। तो यहाँ पर क्या होगा, ये 2PJ है ना, ये आपको ये पेप में चेंज हो जाएगा। पेप हम लोग किसको कहते हैं, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट को हम लोग कहते हैं। किसको कहते हैं, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट को हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज फॉस्फोइनॉल पायरुवेट को हम लोग पेप के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, पेप, PEP, दैट इज पेप के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जो एंजाइम होगा एक्ट करेगा, इनोलेज होगा, और यहाँ पर क्या होगा, वाटर आपको रिमूव होगा, है ना। तो डिहाइड्रोजनेशन होगा। तो दैट इज ये मैग्नीशियम के प्रेजेंट में होता है। उसके बाद जो है 10वां जो स्टेप है, यानी कि 10th जो स्टेप है, अब देखो मैं लास्ट स्टेप में आ रहा हूँ, ध्यान देना, है ना। तो ये 9वां स्टेप मैंने बताया था, अब ये क्या है, 10वां स्टेप है। तो अब ये पेप से क्या होगा, लास्ट में क्या होगा, पेप से लास्ट में क्या बन जाएगा, आपको पायरुवेट बन जाएगा। दो आपको जो है पेप है, यानी कि फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से पायरुवेट बन जाएगा। यहाँ पर भी एंजाइम आएगी। एंजाइम के प्रेजेंट में आपको मैग्नीशियम आयन, पोटेशियम आयन के प्रेजेंट में, है ना, पायरुवेट काइनेज यानी कि एंजाइम के रूप में है ना। तो आपको क्या बन जाएगी, दैट इज़ पायरुवेट में इंटरचेंज कर जाएगी, है ना। अब यहाँ पर आपको देखना है कि कहाँ कहाँ पर एनर्जी बना, कहाँ कहाँ पर रिड्यूसिंग पावर बना, जो हम लोग को बहुत अच्छी तरीके से देखनी है। तो देखो ध्यान से देखना, कहाँ पर एनर्जी खर्च हुआ, कहाँ पर एनर्जी लगा। तो देखो सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर एक ATP खर्च हुआ, एक यहाँ पर ATP खर्च हुआ, यानी कि ATP जो खर्च हुआ, कितना खर्च हुआ, 2 ATP खर्च हुआ। ओके, अब देखो ATP बना कितना, सिर्फ मैं ATP की पहले मैं बात कर रहा हूँ। ओके, तो अब ATP की मैं बात कर रहा हूँ, तो एक ATP देखो कहाँ पर बना है, एक ATP BPJ से 3PJ बना, तब एक ATP बना है, और एक ATP कहाँ पर बना है बाबू, नीचे पायरुविक एसिड बनने के पास बना है, यहाँ पर बना है, ठीक है, नीचे पायरुविक एसिड बना है पेप से, है ना। तो डैट इज़ यहाँ पर 2 ATP क्या है, डैट इज़ बना, 2 ATP बना, और 2 ATP प्रिपरेटरी फेज में ख़त्म हुआ। ओके,
तो दो बना, लेकिन सोचो कि एक मॉलिक्यूल से एक एटीपी बना, तो सोचो कि दो मॉलिक्यूल से कितना बना होगा, दो बना होगा। तो सिर्फ यहीं पर दो एटीपी बन गया, है ना। तो यहाँ पर भी दो एटीपी बना होगा, दो मॉलिक्यूल, दो पेप से दो पायरुविक एसिड बना होगा, तो दो एटीपी यहाँ पर भी आपको डेट इज क्या होगी कंजर्व हुई होगी एटीपी, यानी कि दो दुना कितना एटीपी बना ग्लाइकोलाइसिस में, 4 एटीपी बना, है ना। और 2 एटीपी पहले से कंज्यूम हुआ था, यानी कि कितना नेट एटीपी कितना बना, 2 एटीपी बना। ऊपर में जो एटीपी लगा था उसको हम लोग क्या कर दिए, घटा दिए, है ना। दो दूना 4 माइनस 2 इक्वल टू क्या हुआ, 2 एटीपी। आपको डेट इज 2 एटीपी आपको हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, 2 एटीपी इस तरीके से आपको क्या हुआ, हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 एटीपी डेट इज पूरा का पूरा डेट इज नेट एटीपी, एकदम एटीपी के रूप में बना, है ना। अब रिड्यूसिंग पावर क्या है, रिड्यूसिंग पावर कहाँ पर बना होगा, तो रिड्यूसिंग पावर तो आपको देखो दो रिड्यूसिंग पावर बनता है, एक गैप से बनता है रिड्यूसिंग पावर, है ना, और एक इससे रिड्यूसिंग पावर बनता है ना। जब बीपीजे बनता है, इससे भी बीपीजे बनता है और इससे भी एक बीपीजे, इससे भी एक बीपीजे, यानी कि दो बीपीजे। तो यानी कि यहाँ पर भी एक एनएडीपी और एक एनएडीपी इससे भी, यानी कि कितना, दो एनएडीपी, है ना। और दो एटीपी यानी कि नेट गेन था, यानी एक एनएडीपी आपको दो, एक एनएडीपीएच मैंने आपको बताया था, एक एनएडी सॉरी एक NaDH2 आपको 3 एटीपी देता है, तो आपको बेहतर मालूम होगा 2 NaDH2 कितना देगा, आपको 6 एटीपी देगा। और जब 6 एटीपी हो गया तो सोचो 6 एटीपी और प्लस 2 एटीपी क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पर 2 एटीपी जोड़ेंगे तो अब कितना हो गया, पूरा का पूरा टोटल का टोटल कितना हो गया नेट गेन। अगर हम लोग नेट गेन की बात करें तो आपको कितना हो गया, डेट इज़ 6 एटीपी और 2 एटीपी आपका क्या हो गया, डेट इज 8 एटीपी आपको ग्लाइकोलाइसिस में आपको बनेगा। एक ग्लाइकोलाइसिस में कितना, जब पूरा का पूरा एकदम हो जाएगा ऑक्सीडेशन, तब जाकर के आपको कितना 8 एटीपी बनेगा। अगर सिर्फ कहा जाए कि सिर्फ और सिर्फ एटीपी कितना बना, तो 2 एटीपी। ओके, हमेशा ध्यान देना है, क्योंकि 4 एटीपी बना और 2 एटीपी जो लगा था उसको मैंने घटा दिया, है ना। अगर पूछेगा कि प्रिपरेटरी फेज में कितने एटीपी खर्च हुए, कंज्यूम हुए, तो 2 एटीपी। अगर कहेगा कि पे ऑफ फेज में कितने एटीपी बने, तो 2 4 एटीपी। ओके, तो अगर पूछेगा ग्लाइकोलाइसिस में कितने एटीपी बने, तो दैट इज आपको सिंपल कहना है 2 एटीपी। ओके, अगर कहेगा कि कितने NaDH2 बने, तो 2 NaDH2 बने। ओके, तो वेरी सिंपल, यहाँ तक हम लोग बढ़ गए। अब हम लोग आगे की ओर बात करते हैं, अब रिएक्शंस की ओर देखते हैं। तो रिएक्शन तो मैंने समझा ही दिया है ना। तो प्रिपरेटरी फेज में क्या होता है, तो प्रिपरेटरी फेज में क्या होता है, क्या क्या होता है, जो देखो सबसे पहला प्रिपरेटरी फेज क्या होता है, ये एनर्जी स्पेंडिंग फेज कहा जाता है, जिसे क्लिपेज फेज भी कहा जाता है। यहाँ पर टूटता है ना, क्लिप होता है ना। तो ये यहाँ पर जो रिस्पायरेटरी जो सबस्ट्रेट है, ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, जो किससे बना था, आपको इसके पहले स्टार्च और जो सुक्रोज है ना, उससे टूट करके हाइड्रोलाइसिस जब हुआ था वाटर के प्रेजेंस में, जब रिएक्शंस हुई थी वाटर, जब वाटर के साथ आपको स्टार्च और सुक्रोज का रिएक्शंस हुआ था, तो टूट करके आपको ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आपको बहुत सारे बने थे। ओके, तो इस तरीके से स्टार्च से मैं कह रहा हूँ बहुत सारे, है ना, सुक्रोज से तो एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज बनते हैं ना। तो स्टार्च का जब हाइड्रोलाइसिस होगा एंजाइम के सहारे, और एंजाइम कौन होगा, माइलेज या तो माल्टेज, तो आपको डेट इज क्या बनेगा, डेट इज स्टार्च पर जब हाइड्रोलाइसिस होता है ना, तो वहाँ पर कौन से एंजाइम एक्ट करते हैं, माइलेज और माल्टेज एक्ट करते हैं। तभी आप किस में इंटरचेंज होता है, वो स्टार्च सुक्रोज में, और सुक्रोज कन्वर्ट होता है इन्वर्टेज एंजाइम की मदद से, तब आपको एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनता है, एक मॉलिक्यूल क्या बनता है, फ्रुक्टोज बनता है। आप बेहतर जानते हो, पढ़े होंगे केमिस्ट्री में भी, है ना, और बायो के टीचर भी बताते हैं होंगे, है ना। तो अब है कि सबसे पहला क्या होता है प्रिपरेटरी फेज में, फॉस्फोराइलेशन होता है। फॉस्फोराइलेशन यानी कि
तो ग्लूकोज से जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है तो सोचो छठा कार्बन नंबर पे एक फॉस्फेट आया, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, फॉस्फोराइलेशन कहा जाता है ना। तो इसमें क्या होता है, 1 ATP खर्च होता है किसके प्रेजेंस में, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम कहाँ से और कौन सा एंजाइम, तो ग्लूकोकाइनोज या हेक्सोकाइनोज कर सकते हैं, जिसका खोज जो है मेयरहॉफ किया था 1927 में, है ना। ग्लूकोकाइनेज जो लीवर में होता है ना, दैट इज। अब जो है ये जो हम लोग वर्क करते हैं, जो ये हम लोग देखें ग्लूकोज ATP, तो यहाँ पर एक ATP का जो फॉस्फेट है और हेक्सोकाइनेज एंजाइम और मैग्नीशियम के साथ क्या होता है कि रिएक्शंस करके ये क्या बना देता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना देता है। और एक फॉस्फेट एनर्जी क्या हो जाता है कि कंज्यूम होने के कारण ये एड्रीन डाइफॉस्फेट में इंटरचेंज हो जाता है। तो इस तरीके से ये फॉस्फोरिलेशन ऑफ ग्लूकोज कहलाती है। ओके, अब हम लोग आगे की ओर बात करते हैं। तो दूसरा है प्रिपरेटरी फेज का। तो प्रिपरेटरी फेज में दूसरा प्रोसेस क्या होता है, तो दूसरा है आपको सिंथेसिस होता है। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किस में चेंज हो जाता है, आपको फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में चेंज हो जाता है। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदल जाता है। तो वेरी सिंपल यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हो। तो डैट इज़ ये हुआ आपको, डैट इज़ सिंथेसिस ऑफ फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का। यहाँ पर फॉस्फो जो है यहाँ पर देख रहे हो, फॉस्फो हेक्सोज आइसोमेरेज जो है एंजाइम के प्रेजेंट में और मैग्नीशियम आयन के प्रेजेंट में आपको क्या होता है, ये इंटरचेंज हो जाता है ना। तो आइसोमेरेज कर जाता है, यानी कि आपको आइसोमर बना देता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रुक्टोज के रूप में। ओके, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के रूप में। तो इस तरीके से आगे की ओर हम लोग देखते हैं। अब उसी तरीके से सीधा सिंपल है कि अब जब ग्लूकोज इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि सुक्रोज जो है 2 मॉलिक्यूल बनाता है, एक ग्लूकोज एक फ्रुक्टोज। तो हम लोग ग्लूकोज का रिएक्शन पढ़ रहे हैं ना। अब फ्रुक्टोज होगा तो फ्रुक्टोज से सीधा क्या बन जाएगा, फ्रुक्टोकाइनेज यहाँ पर वर्क करेगा, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बना देगा। तो सीधा सिंपल है, एक स्टेप कम हो जाएगी। अब जो है आगे की ओर हम लोग बात करते हैं। तो अगला जो प्रोसेस है यहाँ पर अब है फॉर्मेशन ऑफ फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, यानी कि यहाँ अब जो है एक फॉस्फेट और आएगा। फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट पर जब एक फॉस्फेट और जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट। तो अब ATP एक और कंज्यूम होगा, है ना, तभी तो फॉस्फेट आएगा ना। तो यहाँ पर जो ये देखो, जो ये जो रिएक्शंस है आपका, ये डैट इज़ यहाँ पर जो देख रहे हैं ना, ये आपका क्या है, ये आपको दिया हुआ है। ये तीसरा जो स्टेप है आपको प्रिपरेटरी फेज का है। यही सिंपल तरीका से हम लोग दिखा सकते हैं। तो यह है ना। तो इस तरीके से वही एंजाइम हुआ, वर्क किया, जो पहले मैं बता चुका हूँ वही है, वेरी सिंपल, है ना। तो इस तरीके से आपको फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जब एनर्जी कंज्यूम होगा एंजाइम के साथ मैग्नीशियम के प्रेजेंट में, तो फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बन जाएगा। अब जो है पायरोफॉस्फेट जो है डिपेंडेंट फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज हैज बीन डिस्कवर्ड। क्रूगर ने इसका खोज किया था, है ना। जो आपको फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से आपको फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में इंटरचेंज करने में मदद करता है ना। चलो छोड़ो, आगे की ओर मैं बात करता हूँ। जल्दीबाजी है क्योंकि टाइमिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही है, लंबी वीडियो हो रही है, और होगी क्यों नहीं, अच्छे से समझनी है। तो अब जो है चौथा जो चरण है स्प्लिटिंग होगा। अब फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट जो बना है, अब क्या करना है, इससे गैप बनाना है और PGAL बनाना है ना। गैप और ढाप बनानी है। गैप को ही PGAL कहा जाता है ना, हमेशा ध्यान दीजिएगा। तो आपको जो है फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट जो है उससे क्या बनेगा, एक मॉलिक्यूल गैप बनेगा, एक मॉलिक्यूल ढाप बनेगा, DHAP बनेगा। ओके, तो ये जो है आपको स्प्लिटिंग प्रोसेस में आपको एक्ट होगा, ठीक है। तो ये स्प्लिटिंग प्रोसेस में इस तरीके से आपको एक्ट होगा। तो स्प्लिटिंग में देखो यहाँ पर फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट जो है आपको किस में इंटरचेंज हो जाएगा, एक मॉलिक्यूल आपको GAP में और एक मॉलिक्यूल आपको ढाप में। तो GAP को हम लोग मैंने बताया था, ये जो प्रोसेस होता है कौन से एंजाइम के प्रेजेंट में होता है, अल्डोलेज के प्रेजेंस में होता है। ये जो आपको चौथा स्टेप है ना, प्रिपरेटरी फेज का और ग्लाइकोलाइसिस का। ओके, लोग कर सकते हैं। उसके 5वां फेज में क्या होता है, आइसोमराइजेशन होता है ढाप का, है ना। तो इसमें क्या होता है, आपको ढाप या तो बदल जाएगा गाप में, या तो गाप बदल जाएगा
यानी कि गैप बदल जाएगा ढाप में। तो ये प्रॉपर होता है ना। इसमें ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमेरेज एंजाइम वर्क करते हैं। थोड़ा सा ध्यान दे करके समझ जाना है, क्योंकि ये 3 कार्बन के होते हैं तो इसीलिए ट्रायोज आया हुआ है। ट्रायोज 3 कार्बन सुगन के लिए आता है टर्म ना। फॉस्फेट है तो दोनों में देखो फॉस्फेट है लास्ट में वर्ड में, तो इसलिए फॉस्फेट है ना। ध्यान देने वाली बात है। तो फॉस्फेट है, यहाँ भी फॉस्फेट है, यहाँ भी फॉस्फेट है, इसलिए फॉस्फेट है। और आइसोमेरेज हो रहा है। आइसोमेरेज का मतलब दोनों को 3 कार्बन का है, इसलिए आइसोमेरेज टर्म आया। ओके। और दोनों कार्बन जो फॉस्फेट है आपको तीसरा नंबर कार्बन पर भी है। तो ये डैट इज़ आपको प्रिपरेटरी फेज हुआ। उसके बाद हम लोग देखते हैं डैट इज़ पे ऑफ फेज। तो पे ऑफ फेज में क्या होगा, यहाँ पर एनर्जी बनेगा, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, एनर्जी कंजर्विंग फेज कहा जाता है। तो गैप या तो ढाप दोनों से आपको क्या बनेगा, अब पायरुविक एसिड बनना स्टार्ट होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ फॉस्फोरिलेशन प्रोसेस होगा। ऑक्सीडेशन फॉस्फोरिलेशन प्रोसेस आप जानते हो। तो ऑक्सीडेशन का मतलब हुआ कि आपको इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा और हाइड्रोजन का या तो एक्सेप्टर होगा, है ना। और फॉस्फोरिलेशन में तो आप जानते हो फास्फोरस जुड़ेगा। तो यहाँ पर फास्फोरस के रूप में क्या होता है, इनऑर्गेनिक फास्फोरस जुड़ता है। ओके। और NAD आपको रिड्यूसिंग शुगर आपको बनाता है, रिड्यूसिंग पावर बनाता है, शुगर नहीं, रिड्यूसिंग पावर बनाएगा। और गाप से आपको किस में इंटरचेंज हो जाएगा, 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट में। इसका जो इंजाइम होगा, इंजाइम के प्रेजेंट में होगा, है ना, ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फोडिहाइड्रोजिनेज के प्रेजेंट में ये आपको इंटरचेंज हो जाएगा। इस तरीके से ये जो प्रोसेस जो है आपको जब रिड्यूसिंग पावर बदला NAD से NADH2 बना, इसीलिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन टर्म आया। और फास्फोरस यूज हुआ तो यहाँ पर 2 फास्फोरस अब बन गया। 1,3,1 के पास भी फास्फोरस आ गया, पहले से 3 कार्बन के पास है ही था, अब पहला कार्बन के पास है तो 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट अब जो है प्रोडक्ट के रूप में आ चुका है सिंपल के फॉर्म में। अब इससे और सिंपल करनी है तो अब सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन होगा। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन तभी कहा जाता है जब ATP बनता है ना। तो जो 2 जगह ATP बनेगा तो इसलिए 2 जगह सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन कहा जाएगा। तो यहाँ पर देखो सिंपल लिखा हुआ फॉर्मेशन ऑफ ATP, इसीलिए सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन कहा जाता है ना। तो यहाँ पर वन ऑफ द 2 फॉस्फेट ऑफ बायोफॉस्फोग्लिसरेट इज लिंक्ड बाय हाई एनर्जी बॉन्ड, है ना। अब देखो यहाँ पर 2 फॉस्फेट है, हाई एनर्जी है। अब यहाँ पर ADP आएगा और एक फॉस्फेट चुरा लेके जाएगा, है ना। एक फॉस्फेट ले लिया, एक कार्बन वाला, और ADP 2 यहाँ पर फॉस्फेट था ADP में, अब एक फॉस्फेट और ले लिया तो 3 फॉस्फेट हो जाएगा। तब इससे बन जाएगा आपका ATP बन गया, है ना। ये ATP बन गया। तो इस तरीके से ATP बन जाएगा। और ये जो है आपको इंजाइम जो है वर्क चेंज कर देगा। इंजाइम जो है आयन जो के प्रेजेंस में ये थी फॉस्फोग्लिसरेट में इंटरचेंज हो जाएगा। तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरेशन पे ऑफ फेज का हो गया। अब हम लोग आगे की ओर बात करते हैं। तो 8वां प्रोसेस जो है आइसोमेरेशन स्टेप होता है। आइसोमेरेशन स्टेप क्या होता है ना। तो आइसोमेरेशन स्टेप देखो, तो आइसोमेराइजेशन में सीधा से कि आइसोमर बना देगा, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, 3 PGS से आपको 2 PGA बन जाएगा। 3 फॉस्फोग्लिसरेट से 2 फॉस्फोग्लिसरेट बन जाएगा। कौन सा एंजाइम के प्रेजेंट में, फॉस्फोग्लिसरो म्यूटेज के प्रेजेंट में। म्यूटेज के प्रेजेंट एंजाइम जो होगा उसके प्रेजेंट में बन जाएगा। ओके। तो अब है 9वां जो है 9th है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन आप जानते हो, डिहाइड्रेशन का मतलब वाटर क्या होगा, निकास होगा। तो जब पेप बनता है ना, फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनता है ना, तब वहाँ पर आप क्या होता है कि वाटर हटता है ना। तो डिहाइड्रेशन प्रोसेस में क्या होगा, यहाँ पर क्या होता है, एंजाइम के रूप में इनोलेज वर्क करता है। कौन एंजाइम वर्क करता है, इनोलेज एंजाइम वर्क करता है। और 2 PGA को आपको किस में इंटरचेंज कर देता है, पेप में इंटरचेंज कर देता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट में, और वाटर निकाल देता है, यानी कि वाटर निकल जाता है ना। यहाँ पर वाटर निकलता है, इसीलिए आपको क्या कहा जाता है, आपको डेट इज़ डिहाइड्रेशन के नाम से जाना जाता है ना। और लास्ट में जो 10वां है स्टेप है, आपको क्या है, फॉर्मेशन ऑफ पायरुवेट है। फॉर्मेशन ऑफ पायरुवेट यानी कि पायरुविक एसिड बन जाएगी, पेप से आपको क्या बन जाएगा, पायरुवेट बन जाएगा, यानी पायरुविक एसिड बन जाएगी। कौन सा एंजाइम के प्रेजेंट में, पायरुवेट काइनेज और मैग्नीशियम आयन पोटेशियम आयन के प्रेजेंट में, है ना। ADP आपको फॉस्फोइनोल, यहाँ पर जो फॉस्फोरस था ये फॉस्फोरस आपको हट जाएगा, इसके साथ जुड़ करके आपको क्या बन जाएगा,
ATP बन जाएगा, है ना। और क्या हो जाएगा, ये फॉस्फोइनोल जो बाकी जो बचा, ये सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा, पायरुवेट बच जाएगा, है ना। इस तरीके से आपको मैकेनिज्म होगी। अब जो हम लोग नेट ग्लाइकोलाइसिस में जो नेट प्रोडक्ट क्या है, डेट इज हमने बताया ही था। अब देखो शुरू से देखो, ग्लाइकोलाइसिस का जो नेट प्रोडक्ट है यहाँ पर वेरी क्लियर देखना, यहाँ पर, है ना। ये काफ़ी लंबा चौड़ा हो गया, है ना, और छोटा कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखो ग्लूकोज है, यहाँ पर क्या है, चलो दूसरा कलर ले लेता है। ग्लूकोज है, 2 NADP तो बना ही, मैंने बताया था ना, एक GAP से बनेगा, एक ढाप से बनेगा, BPG में इंटरचेंज होगा। तो चलो पूरा ग्लाइकोलाइसिस में क्या होगा, 2 NADP बना, कितना, 2 NADH बना, 2 ATP बना, और 2 हाइड्रोजन रिसेप्टर हुआ। चलो अब यहाँ पर देखो 2 ADP यहाँ पर लगा, खर्च हुआ, सॉरी खर्च नहीं हुआ, ATP होगा तब खर्च होगा, है ना। 2D, ये यहाँ पर ADP लिखा हुआ है ना, हाँ ठीक है, 2 फॉस्फेट वाला है। अब तो यहाँ पर क्या होगा, फॉस्फेट आया था, और क्या यही तो इंटरचेंज होती है ना, जो ATP में इंटरचेंज होती है, और ये जो इंटरचेंज होती है किसमें, इसमें इंटरचेंज होती है, और ये जो इंटरचेंज होती है किसमें, इसमें इंटरचेंज होती है। ओके, तो ये जो ATP जो बनता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ मिलकर के बन जाता है। तो इस तरीके से मैकेनिज्म आप समझ गए होंगे, है ना। पूरा का पूरा ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनने में एक ग्लूकोज से यानी कि 6 कार्बन से, एक पायरुविक एसिड कितना कार्बन का होता है, 3 कार्बन का होता है। 2 पायरुवेट कितना हुआ, 3 दूना, तो 2 कितना का हुआ, यहाँ पर गुना कर दो तो कितना हुआ, 6 कार्बन का हो गया, सिंपल, है ना। तो इस तरीके से हुआ। अब जो है ग्लाइकोलाइसिस में बहुत सारे बायोकेमिकल्स क्या क्या होता है, निर्माण होता है। तो जैसे हम लोग एग्जाम्पल में देखते हैं कि जैसे पेप जो है क्या होता है, जैसे कि फॉस्फेनोल पायरुवेट जो बनता है, तो वो क्या करता है ना, सिक्रिक एसिड भी बनाता है। सिक्रिक एसिड क्या करता है जानते हो, आपको अमीनो एसिड बनाने में मदद करता है। अमीनो एसिड नाम सुने हो, प्रोटीन, है ना, प्रोटीन का जो छोटा प्रोटीन टूटता है किसमें, अमीनो एसिड में, है ना। अमीनो एसिड ट्रिप्टोफान, टायरोसिन, फिनाइल अलानिन, ये अलग अलग प्रकार का अमीनो एसिड है ना। 22 प्रकार का अमीनो एसिड पढ़े होगे ना, तो अब तो 22 प्रकार का पढ़ा जाता है, पहले तो 20 ही पढ़ते होंगे अभी भी, है ना। छोड़ो छोड़ो। तो ट्रिप्टोफान यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि ये IA बनाता है, तो हम लोग ग्रोथ चैप्टर, डेवलपमेंट चैप्टर में पढ़नी भी है ना। इंडोल एसिटिक एसिड का क्या करता है, ट्रिप्टोफान आपको निर्माण करता है ना। तो ये रॉ मटेरियल है IA के लिए, है ना। तो अब है अमीनो एसिड जो है आपको प्रोटीन बनाते, बहुत सारे अमीनो एसिड से क्या बनते हैं, प्रोटीन बनते हैं, अल्कलाइड्स बनते हैं, फ्लेवोनॉइड्स बनते हैं, लिग्निन बनते हैं ना। उस तरीके से पायरुविक एसिड से क्या बनते हैं, अमीनो एसिड के रूप में अलानिन का निर्माण होता है। तो इस तरीके से आपको ग्लाइकोलाइसिस में आपको ये सब पढ़नी थी। अब आओ कुछ जो है इम्पॉर्टेंट बातें देखनी है। इम्पॉर्टेंट बातें क्या देखनी है, सबसे पहले ये पे जाओ, है ना। देखो मैंने कितना अच्छा तरीका से बताया था। चलो, ग्लूकोज 6 कार्बन का है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, ये भी 6 कार्बन का है। देखो यहाँ पर इंजाइम हेक्सोकाइनेज एक्ट किया, चेंज हुआ ना, ATP कंज्यूम हुआ। अब देखो यहाँ पर देखो, इसमें कहीं पे भी फास्फोरस है, ग्लूकोज में नहीं ना। अब देखो यहाँ पे 6 नंबर कार्बन पे क्या हुआ, फास्फोरस आ गया, तो इसीलिए इसका नाम क्या है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का ही ये आपको
दिया हुआ है, स्ट्रक्चर दिया हुआ है। अब देखो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से, तो जैसे जैसे मैंने बताया था उसी तरीके से आपको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है, ये भी 6 कार्बन का होता है, एंजाइम एक्ट करेगा। उसके बाद फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1 6 बिसफॉस्फेट बनेगा। उसके बाद फ्रुक्टोज 1 6 बिसफॉस्फेट से गाप बनेगा, या तो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट दोनों बनता है ना। 3 3 कार्बन का 3 3 6 कार्बन बन जाता है ना। 6 कार्बन आपको एकदम हो जाएगा दोनों, यानी कि 6 कार्बन से 6 कार्बन का प्रोडक्ट बना, यानी कि 3 3 कार्बन का प्रोडक्ट बना। दोनों को जोड़ करके अगर देखेंगे तो 3 3 कार्बन यानी कि 6 हुआ ना। तो इस तरीके से देखो, ये यहाँ पर ग्लूकोज 6ठा नंबर कार्बन पे था। अब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट क्या होगा, आइसोमेराइजेशन के कारण क्या होगा, ये फ्रुक्टोज में इंटरचेंज हो गया, फ्रुक्टोज में इंटरचेंज हो जाएगा। अब जो है दो जगह क्या होगा, फॉस्फेट आ गया है ना, यहाँ पर एनर्जी कंज्यूमिंग के कारण। तो एक पहला कार्बन पे भी आ गया, एक 6ठा नंबर कार्बन पे भी आ गया। तो इस तरीके से दोनों जगह पर हम लोग देखेंगे, इसलिए फ्रुक्टोज 1 6 बिसफॉस्फेट है। अब जो देखेंगे आगे की ओर बढ़ो, तो यहाँ पर गाप और ढाप जो है ये दोनों 3 3 कार्बन का है। तो देखो दोनों 3 3 कार्बन का है। यहाँ पे तीसरा जो कार्बन है वहाँ पर आपको क्या है, आपको डेट इज क्या है, फॉस्फेट है यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी तीसरा कार्बन है, वहाँ पर भी फॉस्फेट है। ओके, तो डेट इज इसके ऊपर जितना भी है, अब दोनों एक दूसरे से आइसोमेरेज होगा, गाप और ढाप, तो आपको ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमेरेज है। तो मैंने पहले भी बता चुका हूँ है ना। तो ये 5वां स्टेप था, दोनों 3 3 कार्बन का। अब यहाँ से देखो, ये यहाँ से जितने भी फेज हैं लिखा हुआ है पे ऑफ फेज। इसके पहले देखो मैंने यहाँ पर देखो प्रिपरेटरी फेज लिखा हुआ है ना, यहाँ पर एनर्जी क्या होता है, लॉस होता है, एनर्जी कंज्यूम होता है यहाँ पर, इसीलिए दूसरे तरीके से बोल सकते हैं एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, लिखी हुई है ना। चलो आगे की ओर बात करते हैं पे ऑफ फेज। पे ऑफ फेज में क्या होगा, अब गाप भी और ढाप, तो गाप को हम लोग लेकर के चलते हैं, लोग ढाप को नहीं दिखाते हैं, या तो ढाप को लेकर के चलते हैं तो गाप को नहीं दिखाते हैं है ना। या तो गाप और ढाप एक ही तरीका का है, तो क्या करो दोनों को गाप ही बना दो है ना, सीधा सिंपल। तो 2 गाप हो गया, 2 गाप अब किस में इंटरचेंज हो जाएगा, तो इस तरीके से अब बदलता चला जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, आपको एसिमेट्री पावर बनेगा, रिड्यूसिंग पावर बन जाएगा है ना। तो उसी तरीके से एंजाइम आपका फिर BPGA से आपको 3PGA बनेगा। यहाँ पर आपको क्या होगा, 2 ATP बन जाएगा है ना। 2 मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल जब बनेगा 3PGA है ना, 2 मॉलिक्यूल BPGA से 2 मॉलिक्यूल 3PGA बनेगा, तो आपको 2 ATP बनेगा। ओके, तो इस तरीके से प्रॉपर आप देख रहे हो यहाँ पर कि आपको देखो यहाँ पर 1 3 BPGA है, तो यहाँ पर 2 2 आपको फॉस्फेट है। तो ये सिर्फ आप कार्बन पर आपको फॉस्फेट जो दर्शा रहा है यही है। आपको स्ट्रक्चर के रूप में देखेंगे तो यही पर सिर्फ आपको जो इस तरीके से पूरा जो पढ़ रहे हो, जैसे 3 फॉस्फेट यानी कि तीसरा नंबर कार्बन पर है। ओके, पहला दूसरा तीसरा नंबर कार्बन पर क्या है, फॉस्फेट है। ओके, तो इस तरीके से सिर्फ जो है कार्बन का जो काउंटिंग है नॉमेनक्लेचर में आप जो देखे होंगे तो यही है, और कुछ खास नहीं है ना स्ट्रक्चर के फॉर्म में। और स्ट्रक्चर के फॉर्म में अगर दर्शाया जाता है स्ट्रक्चर के रूप में, आप जब जान लेते हो तो समझो कि आप काफ़ी कुछ जानते हो है ना। लोगों को समझाने के लिए आपको काफ़ी आ गई है। चलिए अब उसी तरीके से 2PGA यानी कि अब ये दूसरा नंबर कार्बन पे क्या आ जाएगा, आपको फॉस्फेट आ गया। अब इस तरीके से फॉस्फोइनोल पायरुवेट, ये किस में चेंज हो जाएगा, फॉस्फोइनोल पायरुवेट में इंटरचेंज हो जाएगा। इस तरीके से ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट में चेंज हो जाएगा। अब ये पेप जो हो जाएगा आपको पायरुविक एसिड में इंटरचेंज हो जाएगा। इस तरीके से प्रॉपर जो है आपको चेंजिंग प्रोसेस दिखाया जाएगा। तो 2 जगह सबस्ट्रेट लेवल है, देखो एक जगह यह सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन है, एक जगह यह सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन है, 2 जगह फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस से आपको हो रही है सबस्ट्रेट लेवल के रूप में। तो चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी और है। अब जो देखो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, ओवरव्यू दिखा रहा हूँ ग्लाइकोलाइसिस का। तो यहाँ पर देखो एनर्जी इन्वेस्टमेंट हो रहा है ना।
पहला स्टेप और तीसरा स्टेप में क्या होता है, एनर्जी का इन्वेस्टमेंट होता है। ओके, इसलिए ये एनर्जी इन्वेस्टमेंट है। अब आगे की ओर हम लोग देखते हैं चौथा स्टेप, पांचवा स्टेप में देखो तो यहाँ पर जो है कार्बन जो है आपको देखो, चौथा स्टेप में क्या होता है, कार्बन टूट जाता है ना। 6 कार्बन आपको 3-3 कार्बन के शुगर बना देते हैं। ओके, तो 2 को ट्रायोज फॉस्फेट बना देता है। ओके, तो यानी कि एक आपको गाप बन जाते हैं, एक आपको ढाप बन जाते हैं। और आगे देखो, चलो कौन से स्टेप में, छठा स्टेप में देखो आपको NADH बनता है, आपको रिड्यूसिंग पावर आपको बन जाते हैं, है ना। और एनर्जी जनरेशन इसी रूप में। अब देखो सातवां स्टेप नंबर और 10वां स्टेप नंबर में देखो क्या होता है, ATP बनते हैं। एक तरीके से गाप में बनते हैं, एक तरीके से ढाप में। तो दोनों तरफ से आपको 2-2 ATP बनते हैं और इधर से एक NADP यानी कि 2 NADP आपको बन जाते हैं। और यहाँ पर तो 4, तो 4 ATP यहाँ पर जनरेट हुआ भाई, और यहाँ पर 2 NADH2 बार बोल देते हैं ना, 2 NADH2 आपको यहाँ पर आपको क्या हुआ, डेट इज जनरेट हुआ, और 2 पहले खर्च हुआ। तो एक NADH2 से मैंने बताया था 3 ATP बनता है। आपको जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ोगे है ना, तो ETS पढ़ोगे है ना, तो 2 NADH से कितना ATP बनेगा, 6 ATP बनेगा। तो 6-4 कितना हुआ, 10 हो गया। दोनों को अगर जोड़ दो तो 10 ATP हो गया, और 2 ATP खर्च हुआ था पहले, है ना। तो 10 में क्या आपको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। 10 में आपका 2 ATP घट जाएगा, तो यानी कि आपको कितना आ जाएगा, 8 ATP आपको नेट गेन आ जाएगा, है ना। पूरा तरीका से अगर आपको क्या हो जाए, आपको टर्मिनल ऑक्सीडेशन अगर हो जाएगा ग्लाइकोलाइसिस का, तब 8 ATP बन जाएगा, है ना। ETS से होकर गुजरेगा तब। तो ये आप ग्लाइकोलाइसिस का बहुत अच्छा तरीका से मैंने आपको आउटलाइन के रूप में दिया हुआ था, इसको समझाया है ना, ठीक है। कौन कौन से बुक में दिया हुआ ये दिखाया हुआ है ना। छोड़ो, चलो आओ आगे की ओर थोड़ा सा और है। अब देखो वेरी सिंपल रूप में आपको कैसे आपको पढ़ना है ना। तो देखो ग्लूकोज से क्या बनता है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, वेरी सिंपल तरीका से लिखना है, G6P लिख देना है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1 आपको बनता है, 1,6-20 फॉस्फेट बनता है। तो F बाई बनता है 2 फॉस्फेट, तो FBP लिखना है ना। और उसके बाद क्या बनता है आपको, फ्रुक्टोज 1,3-20 फॉस्फेट से आपको गाप बनता है। तो गाप बनता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनता है। तो गाप लिखना है, या तो G3P भी लिख सकते हो, या तो ढाप भी लिख सकते हो। और यहाँ से क्या होता है कि देखो BPJ बनता है, उसके बाद BPJ से 3PGA से 2PGA से पेप, और पेप से आगे क्या बनेगा, पायरुविक एसिड बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से कितना सिंपल है, सिंपल तरीके से आपको अगर लिखना चाहोगे, ग्लाइकोलाइसिस को समझना चाहोगे, तो तुरंत आप 10 स्टेप लिख सकते हो, है ना। अब जो है कि यहाँ पर कुछ आप देख रहे होगे, साइन देख रहे होगे। जैसे कि आप देखो, ये जो साइन आप देख रहे हो, गौर करो, तो ये जो साइन आप देख रहे हो, ये जो साइन है और एक ये जो साइन है, ये साइन कह रहा है कि इससे जो प्रोसेस है ऐसे जाएगा ना। तो ये जो प्रोसेस है डैट इज़ यहाँ पर एक्टिवेशन नहीं होगी, है ना, यानी कि यहाँ पर इनहिबिट हो जाएगा। यानी कि अब G6 यानी कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज नहीं बनेगा, है ना। अब ये जो है अपवार्ड जो है सर्कुलर किया हुआ है, ये एक्टिवेशन प्रोसेस है ना, ये एक्टिव प्रोसेस है। यानी कि फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट्स आपको यहाँ पर जो दिया हुआ है, फ्रुक्टोज 2 6 बिस फॉस्फेट है ना।
यहाँ पर बनेगा। यहाँ पर एनर्जी भी खर्च होती है, आप तो जानते ही हो, है ना। और यहाँ पर थोड़ा सा दिखाया हुआ है कि कहाँ कहाँ पर एटीपी बनता है। तो देखो यहाँ पर एटीपी जो बना हुआ है, यहाँ पर दोनों दिया हुआ है ना। और एटीपी कंज्यूम जो होता है वो भी दिया हुआ है ऊपर की ओर। इसी एटीपी, इसीलिए तो मैंने माइनस किया था ना। आप जो है पायरुवेट से, तो यहाँ से यहाँ तक ही स्टेप क्या है मैं बता दूं आपको। यहाँ से यहाँ तक ये स्टेप जो है आपका क्या है, ये ग्लाइकोलाइसिस है बाबू। अब जो ग्लाइकोलाइसिस के बाद पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम, तो ये लिंक रिएक्शन है। एसिटाइल कोएंजाइम के बाद बाकी जितने भी प्रोसेस हैं, ये जो अभी दिखाए हुए, एक तो क्रेब साइकिल है ना, तो डैट इज़ उसके बाद आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी कि डैट इज़ टर्मिनल ऑक्सीडेशन प्रोसेस आपको एक्ट होगा। इसके कारण जितने भी आपको ऐसे मिलिट्री पावर है वो आपको एटीपी में इंटरचेंज हो जाते हैं, जीटीपी में चेंज हो जाते हैं। ओके, तो इस तरीके से हमने आपको बताया, आज मैंने बताया पूरा का पूरा टॉपिक अच्छी तरीके से एकदम बताया, अच्छी तरीके से गुथ के बताया है ना। डैट इज़ क्या, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में क्या हुआ कि ग्लाइकोलाइसिस से आपको कितने, 2 पायरुविक एसिड बना, और जिसके कारण आपको क्या हुआ कि 2 एटीपी बना और 2 NADH2 का निर्माण हुआ, है ना। 10 स्टेप का प्रोसेस था, 10 तरीके के एंजाइम वर्क करते थे। इसे ग्लाइकोलाइसिस को EMP भी पाथवे कहते थे। तो इस तरीके से यह मेरा ग्लाइकोलाइसिस जो है टॉपिक संपूर्ण हुआ। तो हम आपको धन्यवाद कहना चाहते हैं। तो धन्यवाद कहने के पहले मूड तो बनता है कि जो आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे और जो देख रहे हैं, कृपया करके हमारे चैनल को फिर से, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए यह वीडियो, है ना। और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। धन्यवाद, है ना। हम अगले वीडियो में क्रेब साइकिल को लेकर के मिलेंगे।